students, good morning. In this lecture we will discuss about Pearson-Pauling paradox. पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। हमने ये पहले भी बताया था कि ये जो थ्योरीज़ हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं सॉफ्टनेस और हार्डनेस के, ये सब पैराडॉक्सिकल हैं। मतलब कि क्योंकि इन थ्योरीज़ को, इन सिद्धांतों को प्रेक्षण अलग अलग प्रेक्षणों पर को समझाने के लिए प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए सभी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक एकमत नहीं हो पाए। इन सब में विरोधाभास है। अब पियर्सन और पॉलिंग पैराडॉक्स जो है, विरोधाभास जो है, वो मुख्य है। वो किस तरह से है हम अब ये समझेंगे। इसको समझ हमें तब तुरंत आ जाएगा जब हम ये देखेंगे कि पियर्सन क्या कहते हैं और पॉलिंग क्या कहते हैं। पॉलिंग का नाम आप लोगों ने पहले से सुना हुआ है। पॉलिंग ने विद्युत ऋणता का सिद्धांत दिया था, विद्युत ऋणता के लिए एक सूत्र दिया था। तो पॉलिंग का काम मुख्यतः विद्युत ऋणताओं पर आधारित है और पॉलिंग अम्ल क्षार के संदर्भ में ये कहते हैं कि उच्च विद्युत ऋणता वाले तत्व यदि आपस में संयोग करते हैं तो उनमें अधिक विद्युत ऋणता अंतर वाली प्रजातियां यदि आपस में संयोग करती हैं तो उनके बंध प्रबल होंगे, और यदि कम विद्युत ऋणताओं के अंतर वाली प्रजातियां आपस में संयोग करती हैं तो उनके बंध दुर्बल होंगे। जबकि पियर्सन ने एक अलग ही कॉन्सेप्ट दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रजातियां हार्ड होती, कठोर होती हैं, मृदु होती हैं, या उन दोनों के मध्य की बॉर्डरलाइन केसेस होती हैं। कठोर प्रजातियों में जो अंतरक्रिया होगी वो प्रबल होगी। कठोर अंतरक्रियाओं से बनी हुए यौगिक कॉम्प्लेक्सेस, संकुल जो हैं वो स्थायी होंगे, और दुर्बल प्रजातियों के मध्य बने संकुल स्थायी होंगे। परंतु कठोर और दुर्बल प्रजातियों के मध्य यदि अंतरक्रिया होती है, उनसे बनने वाले संकुल या यौगिक जो हैं वो अस्थायी होंगे। पियर्सन और पॉलिंग के सिद्धांत को समझने के बाद हम उनके विरोधाभास को देखते हैं। हमारे पास एक प्रेक्षण है जो विरोधाभास को प्रकट करता है कि पॉलिंग के हिसाब से अभिक्रिया की दिशा कुछ होनी चाहिए और पियर्सन के हिसाब से अभिक्रिया की दिशा जो है वो होती है। अगर हम बात करें पॉलिंग के सिद्धांत की कि जितना ज़्यादा विद्युत ऋणताओं में अंतर होगा दो परमाणुओं के मध्य, तो उनके मध्य प्रबल बंध बनेगा। इस सिद्धांत के हिसाब से सीजियम, जिसकी विद्युत ऋणता 0.7 है, फ्लोरीन जिसकी विद्युत ऋणता 4.0 है, अगर इन दोनों के संयोग से सीजियम फ्लोराइड बनता है तो इनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर 3.3 होगा। तो ये एक स्थायी यौगिक होना चाहिए और जो नीचे दी गई अभिक्रिया है वो होनी चाहिए। अर्थात सीजियम आयोडाइड को लिथियम फ्लोराइड से अभिक्रिया करने पर सीजियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड बनाना चाहिए। अभिक्रिया में इनकी विद्युत ऋणताओं का अंतर दिया गया हुआ है कि सीजियम फ्लोराइड में विद्युत ऋणताओं का अंतर जो है 1.8 है, लिथियम फ्लोराइड में विद्युत ऋणताओं का अंतर 3.0 है, और सीजियम फ्लोराइड में जो विद्युत ऋणताओं का अंतर है वो 3.3 है। पहले के दोनों यौगिकों से अधिक अंतर वाली यौगिक है ये सीजियम फ्लोराइड। लिथियम आयोडाइड के बीच में जो विद्युत ऋणताओं का अंतर है वो 1.55 का है। अब हम ये देखते हैं कि वास्तव में जो अभिक्रिया है वो इस प्रकार न होकर के उल्टी होती है, इसके ठीक उलट होती है। यानी अभिक्रिया होती है सीजियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड के बीच में, जो कि देते हैं सीजियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड। और साथ में हमें ये अभिक्रिया जो है वो एक्सोथर्मिक है, यानी इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, और मुक्त होने वाली ऊष्मा का मान है 63 किलोजूल प्रति मोल। अब ये चीज़ जो है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो वास्तविकता है, इसको सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट की मदद से बहुत भली प्रकार समझाया जाता है। यानी पियर्सन के सिद्धांत से हम अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। पियर्सन के सिद्धांत से इस अभिक्रिया को दोबारा देखें। सीजियम फ्लोराइड प्लस लिथियम आयोडाइड गिविंग लिथियम फ्लोराइड प्लस सीजियम आयोडाइड में अगर हम देखें तो सीजियम फ्लोराइड सॉफ्ट हार्ड, लिथियम आयोडाइड हार्ड सॉफ्ट,
यानी कि दोनों अस्थाई हुए इस हिसाब से। लिथियम फ्लोराइड हार्ड हार्ड स्थाई हुआ, सीजियम आयोडाइड सॉफ्ट सॉफ्ट स्थाई हुआ। ये जो विरोधाभास है इसको हम एक और तरीके से भी समझा सकते हैं, वो है ऊष्मा के सिद्धांत पे, परमाणुीकरण की ऊष्मा। सीजियम फ्लोराइड में और लिथियम आयोडाइड में जो ऊष्मा है इनके बंध तोड़ने पे, परमाणु बनाने पे जो मिलती है वो है 501 प्लस 347 किलो जूल्स पर मोल में। लिथियम फ्लोराइड में ये ऊष्मा, परमाणुीकरण की ऊष्मा है 573 और सीजियम आयोडाइड की है मात्र 335। इसमें उत्पादों में यदि हम ऊष्मा देखें तो लिथियम फ्लोराइड की जो ऊष्मा है वो दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, अभिकर्मक यौगिकों एवं उत्पाद प्रोडक्ट्स में मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज पॉसेस्ड बाय लिथियम फ्लोराइड, हीट ऑफ एटमाइजेशन भी कह सकते हैं। और लिथियम फ्लोराइड हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, लिथियम फ्लोराइड का जो बंध है वो भी सबसे प्रबल है, क्योंकि ये हार्ड अंतःक्रिया है, कठोर अंतःक्रिया है। और सीजियम आयोडाइड की जो हीट ऑफ एटमाइजेशन है वो न्यूनतम है, जो कि एक सॉफ्ट मृदु अंतःक्रिया है। अब इसका जो एक हमें मतलब कंक्लूजन निकालना चाहिए वो ये है कि इस अभिक्रिया में जो ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से अभिक्रिया हो रही है वो कठोर अंतःक्रिया है, ना कि सॉफ्ट अंतःक्रिया। यदि सॉफ्ट अंतःक्रिया भी इसकी ड्राइविंग फोर्स होती, कारक बल होता, तो सीजियम आयोडाइड में भी जो ऊष्मा है वो थोड़ी ज़्यादा होती, मिनिमम नहीं होती। अब हम इसको एक और उदाहरण देखते हैं सेम बेसिस पे, हार्ड अंतःक्रियाओं की वजह से जो होता है, ना कि सॉफ्ट अंतःक्रियाओं से। सिमिलर उदाहरण जिसमें बनने वाले उत्पादों में हार्ड अंतःक्रिया वाले उत्पाद की हीट ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी और सॉफ्ट अंतःक्रिया से बनने वाले उत्पाद की हीट ऑफ एटमाइजेशन जो है वो न्यूनतम मिलेगी। सिमिलर एग्जांपल आपके सामने है, HgF2 मर्क्यूरिक फ्लोराइड प्लस बेरिलियम आयोडाइड इज गिविंग यू बेरिलियम फ्लोराइड एंड मर्क्यूरिक आयोडाइड। कठोर मृदु अंतःक्रियाओं के संदर्भ में ये कठोर मृदु की अंतःक्रिया है, जिससे कठोर अंतःक्रिया वाला उत्पाद मिल रहा है और मृदु अंतःक्रिया वाला उत्पाद मिल रहा है। इस उदाहरण में भी हम देख सकते हैं कि जो उत्पाद बना है उसमें कठोर अंतःक्रिया की वजह से जो उत्पाद बना है उसकी हीट ऑफ एटमाइजेशन जो है वो 1264 किलो जूल प्रति मोल है, सभी 3 अणुओं के ऊर्जाओं से कहीं अधिक। और जो दूसरा उत्पाद है मर्क्यूरिक आयोडाइड, जिसमें मृदु अंतःक्रिया है, उसकी हीट ऑफ एटमाइजेशन न्यूनतम है चारों में 291 किलो जूल्स पर मोल। इससे दोबारा ये साबित होता है कि ऐसी अभिक्रियाओं में जो ड्राइविंग फोर्स है, जो कैटालिटिक फोर्स है, वो कठोर अंतःक्रिया है, ना कि मृदुल अंतःक्रिया से बनने वाली जो प्रजाति है वो सिंपली एक बची हुई प्रजातियों की अंतःक्रियाओं से बना हुआ उत्पाद है। ठीक है। अब और भी फैक्टर्स होते हैं इस अंतःक्रिया के अलावा, हार्ड इंटरेक्शन के अलावा, जो इस एक्सेप्शनली उच्च ऊर्जा के कारक होते हैं। लिथियम फ्लोराइड बॉन्ड को देखिए, उसमें 50% ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि लिथियम फ्लोराइड की, या पीछे दूसरा एग्जांपल देखिए बेरिलियम हाइड्राइड की, जो बेरिलियम फ्लोराइड की जो उच्च हीट ऑफ एटमाइजेशन है, बेरिलियम फ्लोराइड में 1264, लिथियम फ्लोराइड में 573, जो बाकी के अपनी अभिक्रियाओं में बाकी के यौगिकों की ऊष्मा से कहीं अधिक है, वो सिर्फ कठोर अंतःक्रिया की वजह से नहीं है, दूसरी वजह भी है। वो वजह हम समझा रहे हैं कि लिथियम फ्लोराइड का उदाहरण लीजिए, उसमें 50% जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की ऊर्जा है, बाकी 50 में से 25% जो है वो कोवलेंट कैरेक्टर है,
आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर है, और जो रिमेनिंग 25% है कुल स्ट्रेंथ का, वो कहाँ से आती है? वो आती है आंशिक आवेश स्थानांतरण द्वारा, जो कि इस केस में लिथियम से फ्लोराइड की ओर हो रहा है। यानी कि हार्ड अंतरक्रिया के अलावा दो अन्य कारक हैं। पहला कारक तो हार्ड अंतरक्रियाएं हैं ही मुख्य कारक। दूसरा कारक है जो कि चौथाई कंट्रीब्यूशन देता है, वो है सहसंयोजकता का उसमें उपस्थित होना, आंशिक सहसंयोजकता होना, और दूसरा है आंशिक आवेश स्थानांतरण। ये जो चीज़ है, ये जो बाकी के दो फैक्टर्स हैं, दीज आर इक्विवेलेंट टू पॉलिंग्स आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। खास तौर से वो जो आंशिक चार्ज आवेश है, वो आंशिक आवेश स्थानांतरण है, यह जो फैक्टर है ये पॉलिंग्स आयनिक रेजोनेंस एनर्जी के समतुल्य है। अर्थात पियर्सन पॉलिंग विरोधाभास जो है वो हमें ये समझने में मदद करता है कि जो हम आयनिक बॉन्ड के आधार पर, आयनिक कैरेक्टर के आधार पर जो हम अभिक्रिया जिस दिशा में सोचते हैं उससे उलट भी कई बार अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। उसकी वजह है कि जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं वो हार्ड इंटरेक्शंस से हैं, और उनके बने हुए उत्पादों की उच्च स्थायित्व में दो चीज़ें और शामिल हैं। एक तो उनमें आंशिक आयनिक बॉन्ड में प्योर आयनिक बॉन्ड ना हो करके उसमें परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर होना, और दूसरी बात उसमें आंशिक आवेश स्थानांतरण का होना। इस तरह से कुल तीन तरह की अंतःक्रियाएं या बल, आकर्षण बल, तीन तरह के कारक हमें देखने को मिलते हैं किसी अणु के उच्च स्थायित्व में। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस।